Good morning, dear students. Today we will continue Geography, chapter number 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. In previous class, I had already explained you about the land, uses of land, degradation or the causes of degradation of land, about the soil formation, what are the factors responsible for the soil formation, the uses of soil, and thus about the soil erosion. Now we will continue with टॉपिक वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो मैंने आपको इसकी पिछले वाली क्लास में क्या समझाया था, लैंड के बारे में बताया था, उसके यूजेस के बारे में बताया था और उसके डिग्रेडेशन के कारण बताया था। और साथ ही हमने सॉइल के ऊपर डिस्कस किया था, उसके सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में बात की थी, उसके यूजेस के बारे में बताया था, उसके कंजर्वेशन के बारे में बात की थी और डिग्रेडेशन के बारे में बात की थी। अब हम आगे बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स जो है, वाटर है, वाइल्ड लाइफ है और वेजिटेशन के बारे में। सो नाउ लेट्स वी कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। नाउ लेट्स वी स्टार्ट विथ वाटर। वाटर इज़ अ वाइटल रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो वाटर एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से गिफ्ट मिला है, ठीक है। और ये नेचर में वाटर साइकिल आपने क्लास लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा और मिडिल सेक्शन में भी आपने पढ़ा होगा। वाटर साइकिल क्या होता है, जिसमें पानी ऑपरेट होता है, ठीक है। वो ऊपर की ओर उठता है जब वो वाटर वेपर के रूप में, और वो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है वाटर वेपर तो वो वहाँ पे कंडेंस हो जाता है ड्यू टू द लो टेम्परेचर, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। फिर वो हैवी हो जाते क्लाउड्स, तो वो क्या होते हैं, उसकी से जो वाटर ड्रॉप्स है वो रेनफॉल के रूप में वापस धरती पे आती है। तो इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। 3/4 of the earth's surface is covered with the water. As you know that most of the part of our earth is covered with the water. जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे धरती का बहुत सा हिस्सा है ना, किससे घिरा हुआ है, पानी से। पर हर तरह जो ये पानी है वो किसी एक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हुआ है। द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है और हमारे यहाँ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, तो उसी प्रकार जो हमारे यहाँ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है कहीं, ठीक है। तो जो वाटर्स है वो कई फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के रूप में, रिवर्स के रूप में, सरफेस वाटर के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में। तो ये जो है ये फ्रेश वाटर है जो 2.7% हमारे लिए अवेलेबल है पीने लिए, और रेस्ट ऑफ द वाटर स्लाइन इन नेचर, सॉल्टी है नेचर में। क्यों? क्योंकि वो समुद्र में और ओशियंस में है, इसी कारण जो हमारे किसी यूज़ का नहीं है। नाउ लेट्स वी डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ द वाटर अवेबिलिटी। ओके, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ द वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए हम यहाँ पे बात करें, ऐसे बहुत से देश के कई ऐसे हिस्से हैं कंट्रीज़ में कि जहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी है, ठीक है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जैसे हम सऊदी अरेबिया को ले सकते हैं, इजिप्ट वगैरह ले सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो साउथ अफ्रीकन कंट्री है, बहुत सी अफ्रीकन कंट्री ऐसी है जहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न यूएसए के कुछ पार्ट्स है, मैक्सिको है, साउथ अमेरिका एंड द एंटायर ऑस्ट्रेलिया। और साउथ अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ साल भर दे हैव टू फेस द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, साल भर पानी की किल्लत या कमी से जूझते रहते हैं। द कंट्री लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन द मोस्ट सस्टेनेबल ड्रॉट्स फेस अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ द वाटर स्कैरसिटी। तो देखिए कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी है जो आपके क्लाइमेटिक जोन के आसपास है, तो वहाँ पे भी वो ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा। जब किसी एरिया में कई दिनों या कई सालों तक के पानी नहीं गिरता है तो ड्रॉट होता है, ठीक है। Thus, the water shortage may be a consequence of the variation in the seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by or the एक्सप्लॉयटेशन और द कमिटमेंट ऑफ द वाटर सोर्स। तो देखिए स्कैरसिटी के लिए कई रीज़न हो सकते हैं। वाटर स्कैरसिटी मे बी द नेचुरल और द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में भी होता है, कई नदियों पे बांध बना के रखे हमने, डैम्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कई जगहों पे हमने जंगल क्लियर कर लिए, वी हैव क्लियर द फॉरेस्ट, हमने जंगलों को काट दिया। क्यों? क्यों कि हमें रहने के लिए जगह कम पड़ गई, इंडस्ट्री सेटअप करना है, कंस्ट्रक्शन वर्क करना है। तो भाई पेड़ों के, आप जानते हैं पेड़ों में के जो लिप्स होते हैं उसमें स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से भी पानी ऑपरेट होता है, और वही फिर वाटर साइकिल के जो प्रोसेस होते हैं उसके द्वारा वो वापस हमारे अर्थ पे आता है, ये आप जानते हैं। तो अगर आप जंगल काट देंगे, लिप्स नहीं रहेंगे, तो पानी का ऑपरेशन नहीं होगा और रेनफॉल बहुत कम हो जाती है। इसी कारण कई जगह पे सूखा अकाल पड़ जाता है।
ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं। और कई जगह पे अगर हम नेचुरल की बात करें तो कई ऐसे एरिया है हमारे अर्थ पे कि जहाँ पे पानी बहुत कहीं पे बहुत ज़्यादा गिरता है, जैसे मेघालय। अगर हम भारत की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। मेघालय का जो रीज़न है चेरापूंजी वगैरह, महेंद्रगढ़। और अगर हम उसी के जस्ट ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं, गुजरात का कुछ हिस्सा है, राजस्थान ले लीजिए, जहाँ पे पानी या तो बहुत कम गिरता है या नाम मात्र का गिरता है। Okay, the students, now let's we discuss on the topic conservation of the water resources. Access to clean and adequate water source is a major problem facing the world today. तो देखिए आज के हम मेजर वर्ल्ड जो है, बहुत सी कंट्रीज जो है वाटर की स्कैरसिटी से जूझ रही है। उनको कई जगह पे साफ पानी नहीं मिलता या कहीं पे अनइवन रेनफॉल होती है। तो ये बहुत से रीजंस है जिसके कारण वो शॉर्टेज हो वाटर का वहाँ हुआ है। Okay. Discharge of the untreated or the partially treated sewage, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन अ वाटर बॉडीज। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें, जैसे मैंने फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स की बात की थी, वो हमारे लैंड को या हमारे सॉइल को ख़राब करती है। उसी प्रकार इस प्रकार के जो फर्टिलाइज़र्स है, जो केमिकल इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट वाटर, उसे क्या करते हैं, नदी में बहा दिया जाता है। उसके लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं है कि हम किस प्रकार से वो जो वेस्टेज वाटर है उसे दोबारा हम किसी अच्छे काम में ला सके। तो क्या होता है, इससे नदी जो हमारे पास जो परसेंटेज है फ्रेश वाटर का पीने के लिए या हमारे डेली यूजेस का, वो और कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट एबल टू यूज सच टाइप ऑफ फाउल वाटर और दिस ओके डर्टी वाटर। तो क्यों क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री अपनी गंदगी को फ्रेश वाटर में छोड़ती तो वो पानी ख़राब हो जाता है, जिससे अगर आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, उसमें केमिकल्स रहते हैं, जिससे अगर आप कंज्यूम करते तो आपके हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। इसी कारण मोस्ट ऑफ द दिस केमिकल बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल ईच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। तो देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे वाटर्स होते हैं जो बड़े, इससे क्या होता है, जिसको हम कई तरह किसी भी प्रकार से इसका उपयोग नहीं कर सकते। ओके, let's we see the some points for water conservation. Water pollution can be controlled by treating these effluent sensitively before the releasing. तो इसका मतलब यह है कि जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से इस प्रकार का गंदा वेस्ट वाटर निकलता है, उसको नदी तालाबों में डालने से पहले उसे उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए। अब हम पूरी तरह से उसको साफ़ नहीं कर सकते, स्वच्छ नहीं कर सकते, लेकिन इतना कोशिश कर सकते कि उसकी जो उसके अंदर जो मौजूद गंदगी है, वेस्ट है, वो बहुत कुछ हद तक के कम हो जाए। Water is used for the irrigation field. The canal should be properly lined to minimize the loss of water seepage. तो देखिए हम कैनल का यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी नदियों के आसपास से कैनल नहरें निकालते हैं। क्यों? ताकि खेतों तक के पानी के द्वारा सिंचाई हो पाए। तो जब हम कैनल का कंस्ट्रक्शन करते तो ध्यान रखेंगे कि उसको प्रॉपरली बनाया जाए, अच्छे से सीमेंटेड किया जाए, ताकि पानी कम से कम वेस्ट हो। स्प्रिंकल्स इफेक्टिवली इरीगेटेड द एरिया बाय चेकिंग द वाटर लॉस थ्रू द सीपेज एंड ऑपरेशन। स्प्रिंकल्स आजकल खेतों में जो होते हैं, स्प्रिंकल जो फवारे टाइप के पानी निकलता है, उनमें से वो पाइप आप उसको कनेक्ट कर दीजिए, पाइप को नलों से या आपकी इरिगेशन वाले सिस्टम से। तो क्या होता है, जब उसे चालू करते हैं तो वो गोल घूमते हुए पानी के इरिगेशन वहाँ से फवारे जैसे फाउंटेन जैसे पानी की धार छोड़ता है, जिससे आपके खेतों में प्रॉपरली पानी जाता है और ये ऑपरेशन और इस सीपेज वगैरह को भी रोकता है। इन द ड्राई रीजन विद द हाई रेट्स ऑफ द ऑपरेशन ड्रिप एंड ट्रिंकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल। तो जो ड्राई रीजन है, जहाँ पे पानी नाम मात्र के लिए गिरता है, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप और द ट्रिंकल इरीगेशन। ड्रिप मतलब क्या होता है कि जो बूंद बूंद पानी गिरता है उसे ड्रिप इरीगेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, किसी पेशेंट्स को जो ग्लूकोज चलाया जाता है तो वो धीरे धीरे बूंद, छोटे छोटे बूंदों के रूप में पाइप के द्वारा पेशेंट के शरीर में जाता है ना। तो उसी प्रकार हम इस प्रकार के टेक्निक को भी यूज़ करके वाटर का लॉस बचा सकते हैं। नाउ लेट्स वी सी अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। Biosphere. Natural vegetation and the wildlife exists only in a narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we all call the biosphere. So what is the biosphere? Actually it is a narrow zone, okay, where lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet। एक अर्थ का एक ऐसा नैरो जोन जहाँ पे लिथोस्फीयर मतलब आपकी ज़मीन मिल रही हो, हाइड्रोस्फीयर वाटर मिल रहा हो, एटमॉस्फेयर मतलब कि एयर मिल रहा हो। तो ये तीनों मिल के क्या बनाते हैं हमारे लिए, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में ये तीनों होने के कारण
ये लाइफ सर्वाइव करने में यहाँ सक्षम है। यहाँ ये देखिए, यहाँ आपको वाटर मिलेगा पीने के लिए या अदर काम के लिए जो ज़रूरी है। आपको गैसेस मिलेंगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस मिलेंगी जो हमारे लिए एसेंशियल है लाइफ के लिए। लैंड ज़रूरी है, हम कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे इसके लिए। तो ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, दिस थ्री टुगेदर फॉर्म्स अ what known as a biosphere. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for the survival. Okay, this life supporting system is known as the ecosystem. Now, in this biosphere, okay, whether it may be the living thing or the non-living thing, they all interdependent or we can say that they depend on each other. तो जैसे ये बायोस्फीयर में क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग है, ये सब एक दूसरे पे आश्रित है ना। अगर हम ये सोचेंगे अरे नॉन लिविंग थिंग हमारे लिए किसी काम की नहीं, किस काम के है, अगर उसको हटा दिया जाए तो हम आराम से सर्वाइव कर पाए? नो। वाटर हमारा नॉन लिविंग थिंग, अगर आप वाटर को हटा दोगे तो आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। एयर नॉन लिविंग थिंग है, क्या अगर एयर अगर गायब कर दी जाएगी तो क्या आप ऑक्सीजन अंदर ले पाएंगे? नहीं। यू मे फेस द मैनी प्रॉब्लम, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सो इन दिस वे वी सी डैट इन दिस सिस्टम all the living or the non-living are depend on each other. So this is known as the ecosystem. Now let's we see vegetation and wildlife are valuable resources. तो इसलिए कहा गया है जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ मतलब इज रिलेटेड विद द वाइल्ड एनिमल्स, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देयर आर इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स, द वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स द एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। ओके, तो हम अगर वाइल्ड लाइफ में बात करते हैं तो एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, एक्वेटिक लाइफ भी आ जाती है, फिश, वेल, ये सब। दे प्रोवाइड अस द मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। तो देखिए वाइल्ड लाइफ से हमें क्या मिलता है, दे प्रोवाइड अस स्किन, ओके, मिल्क, मीट, हाइड्स मतलब कि उनके सींगों से हम अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं, ऊल, ऊन भी मिलता है शिप से आपको, जिससे हम स्वेटर और शॉल बनाते हैं। आपने क्लास 4th में भी पढ़ा होगा, 5th में भी पढ़ा होगा कि एनिमल्स जो है हमारे किस प्रकार काम आते हैं। इवन वी कैन यूज़ द एनिमल्स लाइक हॉर्स, डोंकीज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन द pollination of a flower and have an important role in play as the decomposer. तो इंसेक्ट्स लाइक जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बीज हो गए, मधुमक्खी, उनसे हमको हनी मिलती है, शहद मिलता है, जिसका हम कई प्रकार से यूज़ करते हैं, खाने में भी खाते हैं। ओके, सो इवन दे यूज़ एज अ डिकम्पोजर। और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे अर्थवर्म हो गया, ओके, ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। मिट्टी में मिली हुई, जैसे अगर आप मिट्टी में कोई कागज़ डाल दीजिए या आपके वेजिटेबल के वेस्ट डाल दीजिए, तो जो ये सॉइल में रहने वाले जो छोटे इंसेक्ट्स हैं लाइक अर्थवर्म, वो उनको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। ओके, द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल। तो जो बर्ड्स होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक रहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से वे हमारी हेल्प भी करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ओके, नाउ द स्टूडेंट्स लेट्स वी डिस्कस ऑन टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, change of the climate and the human interference can cause the loss of the natural habitat for the plants and animal। तो देखिए यहाँ बात कर रहे हैं चेंज ऑफ द क्लाइमेट एंड द ह्यूमन एक्टिविटी। तो देखिए नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लॉस के लिए हम ये कह सकते हैं एक प्रकार नेचर भी जिम्मेदार रहता है और इंसान भी। तो कई जगहों पे हम क्या करते हैं, जब एज वी नो डैट और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी। क्यों? एक तो पेड़ों की संख्या कम हो रही है, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमारा एटमॉस्फेयर प्योर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो हमको रेन वी ऑपरेट करते हैं, जिससे रेन के रूप में उसकी बूंदें हमारे अर्थ पे आती है और ये एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं ट्रीज़। ओके, और अगर आप पेड़ पौधे काटते हैं, इफ़ यू कट डाउन द ट्रीज़ और द, तो क्या होता है जो एनिमल्स है वो कहाँ जाएंगे अपने जंगलों से, तो वो स्वाभाविक शहर की ओर आते हैं, ठीक है। मैनी स्पीसीज हैव बिकम द वेरिएबल एंड इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वेज ऑफ द एक्सटिंक्शन। तो यहाँ देखते इन्हीं हम क्लाइमेटिक या ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कुछ ऐसी स्थिति आ गई है जिसके कारण या तो बहुत से एनिमल, बर्ड्स जो है इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं,
या विलुप्त होने के कगार में हैं। ठीक है, जैसे हम ऐसे लॉयंस की बात करते हैं, टाइगर्स की बात करते हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो गवर्नमेंट इनको कंजर्व, इनको प्रोटेक्ट करती है हंटिंग से, शिकारियों से, ताकि इनकी भी जो है आबादी, पॉपुलेशन ग्रो करे। Deforestation, soil erosion and construction activity, forest fire, tsunami and the landslides are the sum of the human made and natural factor. तो यहाँ देखिए, जैसे I had already explained you about that the two activity which affect the natural vegetation and wildlife are human and natural. तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि दो एक्टिविटी ऐसी होती है जो नेचर को या नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, इफ़ेक्ट करती है। एक तो आपकी ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, जिसमें डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना है ना, या एनिमल की हंटिंग करना, शिकार करना, ये हो गया। अगर हम नेचर की बात करें तो फ्लड्स हो गई, बाढ़ जिसमें पूरी मिट्टी बह जाती है, या लैंडस्लाइड, पहाड़ों से जो मिट्टी के साथ बड़े बड़े स्टोन्स गिरते हैं, वाल्केनो की इरप्शन, उसमें भी नेचुरल वेजिटेशन बर्बाद होते हैं। ठीक है, या फॉरेस्ट फायर, मतलब जो आपने सुना होगा अधिकतर जंगलों में जो आग लग जाती है। ठीक, तो इस प्रकार की जो ये घटनाएं हैं, चाहे वो नेचर के द्वारा हो चाहे ह्यूमन बींग्स के द्वारा हो, ये इफ़ेक्ट करते हैं किसको? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। ओके, देयर इज़ अ बैलेंस इन इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ द स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब। तो हम चाहे तो इन्वायरमेंट में बैलेंस बना के रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना बैलेंस के कैसे? अगर इफ़ यू आर कटिंग डाउन द ट्रीज, यू मस्ट प्लांट 2 or 3 प्लांट। तो अगर आप किसी पेड़ को काट रहे हैं तो उसकी जगह 2 से 3 पेड़ लगाइए, उसका ध्यान दीजिए। यू मस्ट नो दैट द हंटिंग ऑफ एनिमल इज़ अ क्राइम। हंटिंग ऑफ एनिमल एक क्राइम है, उसके उसके क्या गवर्नमेंट ने इसे बैन करके रखा है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटिंग के killing the several birds and the animals have either become the existence or on the verge of the existence। तो यहाँ देखते हैं कि किलिंग एंड हंटिंग, हंटिंग के कारण ही बेतहाशा पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो दे यूज्ड द हंटिंग ऑफ एनिमल। वो हंटिंग करने का शौक रखते थे, तो जंगलों में जाकर बहुत से पशु पक्षियों का भी शिकार करते थे, खासकर शेर और टाइगर्स का। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड अ लॉ डिक्लेयरिंग दैट द ट्रेड एज वेल एज द किलिंग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल इलीगल। तो इन्हीं सबको, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए कई देशों में, इवन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है कि बिना वजह जंगलों की कटाई करना या बेवजह हंटिंग करना, एनिमल को बेचना, खरीदना एक क्राइम है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो देखिए, गवर्नमेंट का ही काम नहीं है कि वो बैन लगाए हंटिंग में या फॉरेस्ट के कटिंग पे। तो हमें भी वी हैव टू यूज़ अवर माइंड, हमें भी इसमें भागीदार बनना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि अगर हम कंटिन्यू पेड़ पौधे काटते हैं या जानवरों को शिकार करते तो कैसा समय आएगा कि हम जो एनिमल्स है वो खाली नेट पे देख पाएंगे। हम ना तो जंगल में ना शेर देख पाएंगे ना चीता देख पाएंगे। ठीक है, ड्यू टू द पोचिंग। तो हमें इस प्रकार की एक्टिविटी को क्या करना है? सपोर्ट नहीं करना है। और जैसे मैंने बताया, हम ह्यूमन एक्टिविटी में कि हम जंगलों को काट रहे अपने फ़ायदे के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, घर बनाने के लिए, टू बिल्ड अ हाउसेस। तो हमें इस प्रकार की एक्टिविटी को भी नहीं सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह 2 पेड़ लगाइए। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। थैंक यू।